नीतीश कुमार, जिन्होंने कल फिर एक बार या कहें 9वीं बार बिहार के मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ली और बीजेपी और जेडीयू की एक नई सरकार का गठन बिहार के अंदर हुआ और एक तख्ता पलट जो है बिहार के अंदर देखने को मिला। वहीं इस नई सरकार के बनते ही आज बिहार के अंदर हम देखते हैं कि लालू प्रसाद यादव जो आरजेडी नेता हैं, जो कुछ वक्त पहले तक या कहें कल तक या कहें नीतीश कुमार के शपथ लेने तक से पहले तक जो कि आरजेडी और जेडीयू के गठबंधन में थे, बिहार सरकार में थे और इस सरकार से अलग होते ही आज उन्हें ईडी पूछताछ के लिए बुला लेती है। घंटों घंटों तक ये पूछताछ चलती है। इस बीच लालू प्रसाद यादव की तबीयत खराब हो जाती है। बेटी मीसा कहती है कि जो पिताजी हैं, जो लालू प्रसाद यादव है और जो उनकी पार्टी है, वो लगातार सत्ताधारी पार्टी के खिलाफ बोल रही है, जिस कारण उन्हें परेशान किया जा रहा है और ये सब चीजें जानबूझकर की जा रही हैं। वहीं हम देखते हैं कि हेमंत सोरेन जो कि झारखंड के मुख्यमंत्री हैं, उनको लेकर भी तमाम खबरें सामने आती हैं कि आज हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी हो सकती है क्योंकि ईडी उनके आवास पर पहुंच चुकी है। तो इन दोनों नेताओं से जुड़ी वो कौन सी आज ऐसी चीजें हों जो काफी ज्यादा ध्यान देने वाली हैं, गौर करने वाली हैं, वो आपको मैं इस वीडियो में बताऊंगी। तो नमस्कार दोस्तों, मैं आप लोगों के साथ शालिनी ऑनलाइन न्यूज भारत देखना शुरू कर चुके हैं। बिहार के अंदर जैसे ही तख्ता पलट हुआ वैसे ही हमने देखा कि किस तरीके से बिहार के अंदर लालू प्रसाद यादव को जमीन के बदले नौकरी के घोटाले में ईडी पूछताछ के लिए बुला लेती है। इससे पहले हम देखते हैं कि जब तक वो नीतीश कुमार की सरकार के अंदर थे या कहें नीतीश कुमार के साथ सरकार चला रहे थे, तब तक उनसे पूछताछ इस तरीके से नहीं की जाती है, इतनी ज्यादा कठोर पूछताछ नहीं की जाती है। आज उनसे घंटों घंटों पूछताछ की जाती है। इस बीच लालू प्रसाद यादव की कई बार तबीयत खराब होती है, उन्हें दवाई अलग से मंगवानी पड़ती है और इस बीच हम देखते हैं कि जो कई आरजेडी नेता हैं और कहीं कई कार्यकर्ता और कई लोग भी आज ईडी दफ्तर के बाहर पहुंच जाते हैं। लालू प्रसाद यादव के साथ जो कुछ भी हुआ उसे गलत ठहराते हैं। वहीं हम देखते हैं कि आज हेमंत सोरेन, जिनको 10 बार लगभग जो है वो ईडी का समन मिल चुका है, जमीन घोटाले से जुड़ा हुआ ये समन है जिसके लिए ईडी उन्हें बार बार पूछताछ के लिए बुलाती है, लेकिन ईडी के आगे हेमंत सोरेन जो है वो उपस्थित नहीं होते, जिस कारण आज हम देखते हैं कि ईडी जो है वो उनके आवास पर पहुंच जाती है। दिल्ली स्थित उनके आवास जो कि शांति निकेतन है वहां पर पहुंच जाती है। पहले रांची की टीम पहुंचती है, जो रांची ईडी की टीम है, फिर उसके बाद हम देखते हैं कि दिल्ली के अंदर जो दिल्ली की ईडी टीम है वहां भी वो भी पहुंच जाती है। और काफी ज्यादा आज जो सुबह सुबह का माहौल था, काफी ज्यादा पुलिस बल की तैनाती हो जाती है, काफी आर्म फोर्स लग जाती है, क्योंकि तमाम खबरें तैरने लगी कि आज तो भैया हेमंत सोरेन गिरफ्तार हो ही जाएंगे और इससे जुड़ी हुई तमाम खबरें सामने आने लगी। लेकिन जब हेमंत सोरेन के बारे में कुछ पता नहीं चल पाया तो कई लोगों ने उन्हें भगोड़ा साबित कर दिया। हमने देखा कि आपको बता दें कि इससे पहले ईडी ने उनको कहा था कि वो 27 तारीख से लेकर 31 तारीख के बीच में ईडी के आगे सामने पेश हो और उनके सवालों का जवाब दे। इससे पहले भी हेमंत सोरेन से पूछताछ की गई थी। उन्होंने कई घंटों की पूछताछ में ईडी के, उन्होंने खुद भी कहा था कि उन्होंने ईडी की जो भी सवाल ईडी ने उनसे पूछे उसके सारे जवाब उन्होंने दिए हैं। और फिर एक बार हम देखते हैं कि जो ईडी थी वो उनको पेश होने के लिए 27 से 31 तारीख का समय देती है, लेकिन 31 तारीख पूरा होने से पहले, कहीं डेडलाइन पूरी होने से पहले ईडी को ना जाने कौन सी ऐसी जल्दबाजी थी कि हम मानते हैं कि हेमंत सोरेन जो है वो पहुंचे नहीं। कई बार ईडी ने उनको समन दिया और 10-10 बार समन दिया, लेकिन जब इतना समय हो चुका था तो 31 तारीख से पहले ही कैसे जो ईडी है वो हेमंत सोरेन के दिल्ली आवास में पहुंच जाती है। वहां झांसी के अंदर हम देखते हैं कि आज विधायकों की जो उनका महागठबंधन है उसकी बैठक होने वाली थी। उस मीटिंग के लिए, बैठक के लिए कई विधायक पहुंचते भी हैं
वहीं इस बीच एक खबर आती है कि आज हेमंत सोरेन गिरफ्तार हो सकते हैं और कई जो जांच अधिकारी थे वो दिल्ली के अंदर उनके आवास पर जाके छानबीन करते हैं और ये काफ़ी ज़्यादा छानबीन। इस बीच हम देखते हैं कई पुलिस फोर्स वहाँ पर तैनात रहती है, कई पुलिस बल जो है वो वहाँ पर तैनात रहते हैं, कई आर्म फोर्स तैनात रहती है। लेकिन इस बीच हम देखते हैं कि हेमंत सोरेन जो है वो ईडी के पास या ईडी के सामने हाजिर नहीं होते। लेकिन सवाल यह है कि 31 तारीख की डेडलाइन पूरी होने से पहले ही ईडी क्यों आज के दिन वहां पहुंच जाती है। आपको बता दें कि इससे पहले खबर ये थी कि 27 तारीख को जो हेमंत सोरेन है, जो सूत्रों के मुताबिक जो खबर आई है, वो पहले ही झारखंड से निकलकर दिल्ली के लिए आए थे और दिल्ली में आकर उन्होंने कुछ लोगों से मुलाकात भी की थी। लेकिन उसके बाद वो कहाँ गए कहाँ नहीं गए किसी को इस बारे में कुछ अता पता नहीं चला। इसके बाद हम देखते हैं कि हेमंत सोरेन की तरफ से एक जवाब भी आता है, जो उनके साथ के लोग हैं उनकी तरफ से जवाब आता है कि ईडी के आगे हेमंत सोरेन जो है वो 31 तारीख को पेश होंगे। इस बीच हम देखते हैं कि जो सुप्रियो भट्टाचार्य हैं उनकी तरफ से बताया जाता है कि हेमंत सोरेन का एक मेल है जिसके अंदर ये बता दिया गया है कि जो हेमंत सोरेन है वो 31 तारीख को 1 बजे के करीब ईडी के आगे पेश होंगे। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यहां पर यह है कि क्या इंडिया गठबंधन, जिसको पहले बीजेपी सरकार बिल्कुल ना के बराबर समझ रही थी, जिसका मजाक बनाया जा रहा था कि ये इंडिया गठबंधन जो है ठग बंधन है, इनका कुछ नहीं होने वाला, ये आगे चलकर टूट जाएंगे, फूट जाएंगे, बिखर जाएंगे। लेकिन क्या जब पहले ही नीतीश कुमार, जो खुद इस इंडिया गठबंधन को बनाने वाले, इस इंडिया गठबंधन को बनाने की पहल करने वाले नेता थे, खुद वो इस गठबंधन से आउट हो जाते हैं और वहीं हम देखते हैं कि जो ममता बनर्जी हैं वो खुद अकेले ही चुनाव लड़ने का ऐलान कर देती हैं। पंजाब के अंदर भी दबी आवाज के अंदर जो आम आदमी पार्टी के नेता हैं वो भी बोल देते हैं कि वो भी अकेले ही चुनाव मैदान में उतरेंगे और जहां तक आज तो घोषणा हरियाणा के अंदर भी ये चीज कर दी गई है। तो इंडिया गठबंधन को क्या पूरे सिरे से एकदम खत्म करने पर सरकार तुली हुई है। लेकिन क्या बीजेपी जो है वो इंडिया गठबंधन से अभी भी डरी हुई है? क्या उन्हें अपने राम मंदिर के मुद्दे पर इतना भरोसा नहीं है, राम मंदिर की लहर पर इतना भरोसा नहीं है कि अभी भी विपक्ष के नेताओं पर लगातार ताबड़तोड़ कार्रवाई करने की जरूरत पड़ रही है या कार्रवाई करवाने की जरूरत पड़ रही है? क्योंकि जिस तरीके से राम मंदिर का मुद्दा जो है एक बड़ा मुद्दा बीजेपी के लिए है और वहीं हम देखते हैं कि इस राम मंदिर के साथ साथ एक नेता जो बीजेपी के हैं वो तो CAA के 7 दिनों के अंदर लागू होने की गारंटी भी दे देते हैं। तो क्या ये तमाम मुद्दे जो हैं ये बीजेपी के लिए काफी नहीं है कि विपक्ष को पूरा सिरे से एकदम नेस्तनाबूद करने की पूरी तैयारी जो है वो चल रही है? क्योंकि जिस तरीके से हम देखते हैं कि ऑपरेशन लोटस के तहत बिहार के अंदर सरकार गिराई गई, उससे पहले महाराष्ट्र में जिस तरीके से सरकार गिराई गई, अजीत पवार जैसे जो नेता, माफ कीजिएगा, अजीत पवार जैसे जो नेता थे वो जिस तरीके से उनको पहले उन पे तमाम भ्रष्टाचार के आरोप लगते हैं, लेकिन जैसे ही बीजेपी के अंदर शामिल हो जाते हैं, जो बीजेपी के साथ सरकार में शामिल हो जाते हैं, तो किस तरीके से वो सारे के सारे आरोप धुल जाते हैं, गायब हो जाते हैं। वहीं हम देखते हैं कि किस तरीके से जो लोग मतलब जो बीजेपी के अंदर शामिल हो गए या बीजेपी के साथ आ गए, एनडीए के साथ आ गए, उनके ऊपर लगे तमाम आरोप खत्म हो जाते हैं, उनकी बात नहीं की जाती है, चू से चा नहीं होता है उस पर। लेकिन ये सवाल उठता है कि क्या जो नेता बीजेपी के खिलाफ बोल रहे हैं, सत्ताधारी पार्टी के खिलाफ बोल रहे हैं, क्या उन पर जानबूझकर बार बार ये ईडी की कार्रवाई की जा रही है? क्योंकि जिस तरीके से हम देखते हैं दिल्ली के अंदर आम आदमी पार्टी की सरकार के पहले ही नेता जो हैं वो शराब घोटाले के अंदर चले जाते हैं, जेल के अंदर चले जाते हैं। वहीं हम देखते हैं कि अरविंद केजरीवाल को भी ईडी जो है लगातार बार बार समन दे रही है, लेकिन अभी वो भी ईडी के आगे पेश नहीं हो रहे हैं। यहाँ तक कि आम आदमी पार्टी ने तो ये आरोप लगा दिया कि दिल्ली के अंदर उनकी सरकार गिराने की कोशिश की जा रही है ताकि उनकी सरकार गिराई जा सके, उनके विधायकों को खरीदने की कोशिश की जा रही है। बड़े आरोप दिल्ली सरकार के मुख्यमंत्री जो है
वो लगा देते हैं। वही हम हेमंत सोरेन के केस में देखते हैं, क्योंकि वो भी कई बार मुखर होकर सरकार की नीतियों के खिलाफ बोलते हैं, तो क्या इस कारण से उनके ऊपर ईडी की कार्रवाई की जा रही है। वहीं लालू प्रसाद यादव, जो कि अपनी विचारधारा के एकदम पक्के इंसान हैं, वो लगातार बीजेपी पर जिस तरीके से निशाना साधते, उनके बेटे जो हैं तेजस्वी यादव लगातार सत्ताधारी पार्टी के खिलाफ बोलते हैं, तो क्या इन सब चीजों का खामियाजा जो है विपक्षी नेताओं को भुगतना पड़ रहा है या फिर आगे आने वाले वक्त में भुगतना पड़ेगा? क्योंकि तमाम चीजें हम देख रहे हैं जिस तरीके से सीक्वेंस वाइज चलती जा रही है कि कई लोग तो इसे पूरे स्क्रिप्टेड होने का भी इल्जाम लगा देते हैं भैया कि देखिए ये सब चीजें, अब जैसे बिहार के अंदर जो चीजें हुई उस पर कहा गया कि ये चीजें पूरी पहले से ही प्री प्लान थी कि ऐसे ऐसे चीजें की जाएंगी और कैसे भी करके सत्ता अपने हाथ में ली जाएगी। तमाम आरोप लगते हैं सत्ताधारी पार्टी पर। वहीं आपको मैं बता दूं कि जिस तरीके से आज रांची के अंदर जो सीएम हाउस के अलावा बीजेपी ऑफिस के बाहर भी कई जो एक तैनाती पुलिस बल की थी वो कर दी थी, क्योंकि उन्हें आशंका थी कि जो हेमंत सोरेन की पार्टी के नेता हैं, जो उनके गठबंधन के नेता हैं, वो हो सकता है कि बीजेपी ऑफिस के बाहर आके या बीजेपी के कई बड़े नेताओं के घर के बाहर आकर हो हल्ला कर सकते हैं। और इसका जो अगर हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी होती है तो वो विरोध प्रदर्शन करने के लिए उन नेताओं के घर के बाहर जा सकते हैं। यानी आज कहीं ना कहीं पूरी तैयारी थी कि हेमंत सोरेन को गिरफ्तार किया जाए, और लेकिन हेमंत सोरेन जो है आज ईडी के आगे किसी भी तरीके से पेश नहीं हुए, खुद को बचाते रहे या जो भी चीजें हैं, लेकिन वो आज ईडी के सामने नहीं आए। क्योंकि जिस तरीके से हम देख रहे हैं रांची के अंदर इतनी ज्यादा सुरक्षा बहुत ज्यादा कड़ी कर दी गई थी, दिल्ली के अंदर उनके आवास के आगे इतना पुलिस बल लगा दिया गया था, तो ये तमाम चीजें दे रही थी कि आज हो सकता है कि कंफर्म है कि आज अगर ईडी के सामने हेमंत सोरेन आ जाते हैं तो उनको गिरफ्तार कर लिया जाएगा, क्योंकि इसकी आशंका उन्हें पहले भी थी। वहीं आपको बता दें कि आज हेमंत सोरेन से ईडी की पूछताछ की खबर के बीच जो महागठबंधन के विधायक हैं उनको रांची भी बुलाया गया था, और साथ ही साथ में चर्चा थी कि सभी विधायकों को 3 बजे सीएम आवास पहुंचना है, जिसमें विधायक चंपई सोरेन, मिथिलेश ठाकुर समेत कई नेता पहुंचे, लेकिन थोड़ी ही देर में सभी सीएम हाउस के बाहर निकल गए। लेकिन अब ये उसके बाद सूचना है कि ये जो बैठक थी उसे टाल दिया गया है और बाकी के जो विधायक थे उन्हें रांची के आसपास ही रहने के लिए कहा गया था। वहीं आपको बता दें कि ईडी की इस कार्रवाई का कांग्रेस ने भी विरोध किया। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर ने कहा कि अफवाह फैलाई जा रही है कि सीएम लापता हैं। मुख्यमंत्री ने पहले ही 31 जनवरी का समय ले लिया है, फिर इस तरह की खबरें कैसे आ रही हैं? ये गलत है। ये खबर इसलिए फैलाई जा रही है कि राज्य में अफरा तफरी का माहौल बनाया जा सके और साथ ही में और राज्यपाल लॉ एंड ऑर्डर की समस्या बताकर राष्ट्रपति शासन लगा दें, और ये एक साजिश है जिसे हम सफल नहीं होने देंगे। मतलब कांग्रेस नेता कहीं ना कहीं इशारा कर रहे हैं कि आज हो सकता है कि सरकार पर भी आज पूरी गाज गिर जाती कि जो मुख्यमंत्री हैं वो गायब है और वो नहीं मिल रहे हैं, इससे जो राज्य के लॉ एंड ऑर्डर है वो बिगड़ सकता है। इस कारण यहाँ पर राष्ट्रपति शासन लगा दिया जाए। और साथ ही में आपको बता दें कि इससे पहले भी हेमंत सोरेन जो है पूछताछ के लिए दिसंबर के महीने में पहुंचे थे, और उस वक्त उन्होंने कहा था कि मैंने ईडी को सारे सवालों के जवाब दिए हैं, जो जो उन्होंने पूछा, और आगे भी पूछताछ होती है तो मैं जवाब देने के लिए तैयार हूं। इसके बाद ईडी ने उन्हें दूसरी बार पूछताछ के लिए 27 से 31 जनवरी के बीच में बुलाया था, जैसा कि मैं आपको बता चुकी हूं। लेकिन 31 जनवरी से पहले इतनी जल्दबाजी थी कि ईडी जो है वो उनके आवास पर पहुंच जाती है। ये तमाम चीजें हैं कि क्या लोकसभा चुनाव आने से पहले कई विपक्षी नेताओं को कमजोर करने की क्या कोशिश की जा रही है, वो चाहे किसी भी तरीके से हो। या तो सरकार गिरा दी जाए अगर उन विपक्षी नेताओं की किसी पार्टी की जो है सरकार किसी राज्य के अंदर है, या फिर ईडी चलाई जाए, सीबीआई का केस चलाया जाए, तमाम तरह की चीजें, ये तमाम सवाल अपने आप में उठ रहे हैं। लेकिन आप लोग इस बारे में क्या कुछ कहेंगे कि आज जिस तरीके से 2 बड़े नेता जो है ईडी की रडार पर आए, ईडी ने एक को पूछताछ के लिए बुलाया, एक की गिरफ्तारी की खबरें पहुंचने लगी, एक तरह उनकी गिरफ्तारी की खबरें होने लगी कि भैया गिरफ्तार आज हो ही जाएंगे। तो आप लोग इस बारे में क्या कुछ कहेंगे? विपक्ष के नेताओं पर इस तरीके की कार्रवाई क्या किसी सोची समझी साजिश के तहत हो रही है या नहीं हो रही है? बाकी आप लोग क्या कुछ कहेंगे नीचे दिए कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। धन्यवाद।